अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मक़दम करता है। नाज़रीन, जिस तरह आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी न किसी इख्तिसासी शोबे से स्पेशलाइज्ड पर्सनैलिटी को हम बुलाते हैं और उनके इल्म यकीन के मैदान में वो सवालात करते हैं जो आपकी ज़रूरत होते हैं, आपके जहन में कुल बुलारे होते हैं, आप मालूम करना चाहते हैं। हम चूँकि आवाम के लिए, मासेस के लिए कर रहे होते हैं, इसलिए हम चाहते भी ये हैं कि आपकी के हर शख्स के तक हमारी बात पहुँचे और समझ में भी आए। आज का जो शोबा है और जो वो बड़ा अहम है, नफ्सियात का शोबा है और उसमें साइकेट्रिक का किरदार, साइकेट्रिक में जो किरदार है वो ये है कि वो अद्वियात भी देते हैं और बातचीत के ज़रिए भी सेहत अता करते हैं और वो जो नॉट्स होती है, जो गिरह होती है दिमाग में, उसके खोल कर ज़िंदगी को, ये उसके रवैयों को आसान बनाते हैं। डॉक्टर जावेद अकबर दर्स हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है JPNC में, और आप जो है वो उसके इंतज़ामी उमूर में भी आपका अमल दखल है, MBBS भी किया है, FCPS भी किया है आपने साइकेट्री में। डॉक्टर साहब, हमारा पहला सवाल ये होगा, एक तो पहले हम खैर मकदम करते हैं कि आपने वक्त निकाला, आप यहाँ आए और लोगों की ख्वाहिश यही होती है कि इस मौजू पर बात की जाए जी। देखिए, एक तो होता है नैरो सर्जन भी होता है, उसका फिजिशियन भी होता है जो उसका शायद दिमाग से ताल्लुक़ होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है जो कि आप हैं, एक माहिर नफ्सियात होता है और इसमें नैरो में भी फिजिशियन भी होते हैं, दवाइयाँ भी देते हैं और सर्जन अगर कहीं ज़रूरत है तो इसके फ़र्क को थोड़ा वाज़े कर दें आसान लफ्ज़ों में कि ये नैरो लोगों को आज तक यही नहीं समझ में आया कि इस डिपार्टमेंट की तरफ जाएं, वो उनको फिल्टर करने की ज़रूरत है, उनको समझाने की ज़रूरत है कि देखें भाई ये अगर अलामत हो तब तो आप यहाँ रुजू करें। अगर आप जो है फिजिशियन दवाई पर अगर वो आपको रखा जा रहा है तो आप फिजिशियन से, न्यूरो फिजिशियन से करें और साइकेट्रिस्ट से करें और माहिर नफ्सियात भी आपके साथ होते हैं, लेकिन आपकी डिग्री MBBS की भी है, FCPS की भी है। तो ये जो आपके साथ है तो थोड़ा सा यहाँ बड़े लोग हमसे पूछते रहते हैं, वहाँ भी हम देखते रहते हैं कि लोग इधर का आदमी इधर जा रहा है, इधर का आदमी इधर जा रहा है, मरीज वैसे ही परेशान, उनके अटेंडेंट लवाहकीन वैसे बिखरे हुए, और इसके लिए थोड़ी सी वजाहत चाहता हूँ मैं। बहुत सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज इस प्रोग्राम में दावत दी। ये बहुत आम सवाल है और एक बहुत लगता तो ऐसा है कि ये सबको पता होता है लेकिन नहीं पता होता है। बाहर ममालिक में इलाज का क्या तरीक़ेकार होता है कि जो भी हमारे वहाँ पे जो जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके पास, जैसे अगर हम इंग्लैंड का UK का मिसाल लें, वहाँ पे जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास लोग आते हैं, फिर वो जनरल प्रैक्टिशनर जो है बेहतर समझता है तो वो उस रिलेवेंट डॉक्टर के पास, जो भी उस बीमारी का माहिर डॉक्टर है, अगर वो समझता है तो उस तरफ भेज देता है। फिल्टर का कोई फिल्टर करके फिल्टराइजेशन करता है, अलग करता है। जैसे हमारे मोहल्ले में डॉक्टर्स होते हैं ना जी, तो वहां पे अगर हम किसी तकलीफ के लिए जाते हैं, फिर वो हमें भेजता है वहां पे मरीजों को कि भाई फलां डॉक्टर के पास जाएं, आपकी तकलीफ का इलाज वहां पे हो जाएगा। सही। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ऐसा ऑर्गेनाइज्ड या कोई ऐसा राइज फिल्टर सिस्टम नहीं है, तो क्या होता है हर एक दूसरे से पूछते हैं, दिमाग का मसला हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, किसके पास जाऊं? तो सामने वाले इंसान ने जो मशवरा दिया वो उधर चला जाता है। सही, बिल्कुल सही। तो इसमें बहुत मसाइल पैदा हो जाते हैं क्योंकि किसी दूसरे इंसान का तजर्बा, किसी दूसरे इंसान को जो तकलीफ हुई थी वो जरूरी नहीं है कि वही तकलीफ आपको हुई। सही। सर के दर्द की भी बहुत सारी इकसाम होती हैं। कुछ सर के दर्द ऐसे होते हैं जो कि बहुत आर्जी होते हैं, कुछ दिनों के लिए होते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए फौरन ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसे भी हैं कि मेडिसिन के बगैर भी ठीक हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे भी होते हैं, सर के दर्द होते हैं। जैसे उसका आम मिसाल ये है कि जिस्म में पानी की कमी, नमकियात की कमी अगर हो जाती है, सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आप रोजा रखते हैं, रोजे में अगर आप देखें इफ्तार के टाइम से पहले सर में दर्द और अजीब सी कैफियत होना शुरू हो जाती है जब शुरू के रोजों में, फिर बाद में प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर मसला नहीं होता है। तो वो चीजें, कभी गर्मी ज्यादा तेज पड़ी है तो उसमें भी इस तरह की चीजें हो जाती हैं। जैसे आप रिहाइड्रेट करते हैं, नमकियात का इस्तेमाल, पानी का इस्तेमाल, सब चीजें वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं।
तो वापस अपने बुनियादी सवाल पे आते हैं। देखें, ये 4 लोगों के आपने नाम बताए। जी जी, एक तो सर्जन है, फिजिशियन है, कुछ होते हैं, ये सारे ही दिमाग से वास्ता है इन चारों का। अब अगर आप दिमाग के कह देंगे ना तो समझेंगे भैया मुझे पता नहीं क्या हो गया। कोई कहता है इधर जाओ, न्यूरो जाओ, फिजिशियन के पास जाओ, सर्जन के पास जाओ, साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ, माहिर नफ्सियात के पास जाओ, जनरल फिजिशियन के पास जाओ, बस यही हो रहा होता है। एक बुनियादी फर्क पहले तो आप ये देख लें कि एक होते हैं 3 जो हैं वो प्योर पहले मरहले में डॉक्टर हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन और साइकियाट्रिस्ट। ये तीनों डॉक्टर, उनका बुनियादी डिग्री डॉक्टरी की होती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन तीनों की अलग अलग है। न्यूरोसर्जन ऑपरेशन के मामलात को डील करता है, इमरजेंसी के मामलात को। देखिए, ऑपरेशन तो जो है वो पित्ते का भी होता है। आप जो है ना सर के दर्द, दिमाग के कौन कौन से अलामतें हैं कि न्यूरो सर्जन के पास जाएं या फिजिशियन के पास जाएं, इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब, थोड़ा सा। अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, एक्सीडेंट में कोई ऐसी चोट लग गई है, ठीक है, किसी का कोई बहुत शदीद किस्म का, उसका जहन की चोट लगना या उसके नर्वस सिस्टम पे चोट लगना ही जरूरी है। जी हाँ, दिमाग की चोट लगेगी तो ही न्यूरो सर्जन उसको डील करेगा। दिमाग की चोट लगे या कमर के दर्द से, जैसे इंसान बाज दफा किसी एक्सीडेंट की वजह से स्पाइनल कॉर्ड या जो हराम मगज है, उस हराम मगज में कोई चोट लग जाती है और आप इंसान मफलूज हो जाता है या चल फिर नहीं पाता है किसी वजह से, तो न्यूरो सर्जन से मशवरा लेना होता है। ताकि देखा यह गया है कि रगे हैं, दुख रही हैं, दबी हुई हैं, तो वो भी न्यूरो के सर्जन। रगों का मामला अलग है जी, रगों का मसला अलग है। रगों का मसला अगर होता है या अगर कोई इन्फेक्शन या जरासीम या सियाटिक का दर्द है, अरकुन निसा भी बोल रहे होते हैं, और या उसमें अगर बाज दफा ऐसा भी हो जाता है कि आधे सर का दर्द जैसे होता है, मिग्रेन जिसको बोल रहे होते हैं, ये 2 रगों का मसला और मिग्रेन का मसला ये न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं, ये उनको ये फिजिशियन, न्यूरो फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट देखता है। ठीक है। या अगर किसी को गर्दन तोड़ बुखार हो जाता है, फिर भी न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा उसको तो आपने कहा ना कि जो स्पाइनल कॉर्ड है, इन्फेक्शन का मतलब होता है जरासीम। जरासीम की एंट्री अगर होती है तो वो बुनियादी तौर पे अगर तो दिमाग में किसी किस्म की कोई मजीद कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुई हैं, तो बुनियादी तौर पे जो भी ये इन्फेक्शन के मामलात होते हैं या पट्ठों के मामलात होते हैं, रगों के मामलात होते हैं या हराम मगज के मामलात होते हैं, तो या कमर दर्द के मामलात होते हैं, तो ये न्यूरोलॉजिस्ट देखेगा। सर में चोट एरिया क्या है, जैसे ये जो कैंसर होता है, हाँ जी, दिमाग का कैंसर होता है सर का में, तो वो भी वही कर रहा होता है, ऑपरेट भी वही कर रहा होता है, न्यूरो सर्जनी कर रहा होता है। जो मैं वो इसी बात है, उसका एरिया होता है। दिमाग के अंदर कोई भी ऑपरेशन के जरिए से काम होगा तो वो न्यूरो सर्जन देखेगा, चाहे वो रसोली की शक्ल में हो, चाहे खून जमा हो गया है उसको निकालना है, चाहे एक्सीडेंट कहीं हो गया है और उसके दिमाग पे कोई असर पड़ा है कोई ऐसी चीज से, तो उसको भी ठीक करना। और ये दिमाग का और कमर का, दिमाग की रगों से भी ताल्लुक है, दिमाग की रगों से भी उसका ताल्लुक है। अगर रगे कहते हैं ना कि भाई रगों से अलग है, तो फिर वो जनरल फिजिशियन की तरफ जा सकते हैं। की शरियाने, दिमाग की जो शरीर, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना कि जो कहते हैं कि दिल में अगर कोई दिल की बंदिश हो जाती है तो वो स्टेंट लगा देते हैं। जी। अब वो स्टेंट जो है, दिमाग की भी शरियाने अगर कहीं बंद हो जाती हैं तो उसमें भी स्टेंट लगते हैं। अच्छा जी, ये तो खबर है। जी वो जी, क्या, वो किस तरह उसमें उसको भी वो भी स्टेंट लगते हैं कि रगें अगर बंद हो जाती हैं किसी वजह से, तो उसके भी स्टेंट। अब वो न्यूरो सर्जन देखेगा, ऑपरेशन का जो भी काम होगा वो सारा न्यूरो सर्जन देखेगा। अभी देखा मिर्गी है, मिर्गी है, गिर गया, चक्कर आ गए, चक्कर आएंगे तो जनरल फिजिशियन के पास जाना चाहिए, कुछ दवाइयां लेना चाहिए, लेकिन जो है वो न्यूरो फिजिशियन ही देख रहा होता है उसको, और उसकी जो है सर्जन भी पैर चेक करता है, कुछ ज्यादा तो नुकसान। मिर्गी का मसला सर्जन का नहीं है, है तो सही, लेकिन ये इब्तिदा में लोग जाते हैं कि वो क्लियर दे देता है कि वो वहां से नहीं है, तो फिर सर्जन की तरफ जाते हैं। डायरेक्ट ही सर्जन के पास जाना चाहिए अगर मिर्गी होती है तो। झटके के मामलात, मिर्गी के मामलात, दौरों के मामलात, गिर जाने के मामलात, ये सब न्यूरो फिजिशियन देखेगा। ये एक और भी वजह होती है, एक इंसान की सांस रुक जाती है तो कहते हैं कि जो है जहन में, दिमाग में खून नहीं जा रहा है, और जो है वो
वो थोड़ी देर में होश में आ जाता है, एक पॉज आ जाता है उसका 2-3 सेकंड का, उसका भी ताल्लुक? मरीज जो भी इंसान तकलीफ में आता है ना जहांगीर साहब, जो तकलीफ में इंसान आता है वो लाचार होता है, उसको कुछ समझ में उस वक्त नहीं आ रहा होता है, उसको उस वक्त जो करीबी कोई भी अच्छा डॉक्टर का मशवरा मिलता है वो वहां चला जाता है। सही। बहुत बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर के ऊपर होती है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट आया है जो कि मिर्गी का है जी, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे इर्द गिर्द ये न्यूरोलॉजिस्ट मौजूद हैं, वो मुझसे बेहतर इस चीज का इलाज कर सकते हैं, तो मुझे उस पेशेंट को बजाय के तकलीफ में डालने के उसको वहां भेज देना चाहिए। उसका इलाज है, उसका मिर्गी का इलाज बिल्कुल मौजूद है, मिर्गी का इलाज है, लेकिन बड़ा तवील अरसे चलता है, ऐसा है? उसका मुनसर है इस बात पे कि मिर्गी को कब पहचाना गया। अच्छा। अगर जल्दी पहचान लिया जाता है, नंबर 1, नंबर 2, कुछ बेहोशी के मामलात, हर झटके वाली कैफियत मिर्गी नहीं हो सकती। क्या हो सकती है? बाज बेहोशी के मामलात इस हद करना है, आम आदमी को ये बताना कि जो झटके लग रहे हैं इसका दिमाग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो वो थोड़ा डिस्टिंग्विश करे ना, कोई फर्क। उसकी बुनियादी तौर पे ये वाली बात होती है कि देखा ये जाए कि ये सब कब से चल रहे हैं। आम तौर पे जो मिर्गी की कैफियत होती है वो बचपन से शुरू हो जाती है आम तौर पे। सही। और उसमें जो झटके होते हैं वो तकरीबन एक तरह के ही होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं होती है कि आज इस दफा ये वाला हाथ हिल रहा है और फिर मैं गिर रहा हूं, बेहोश हो रहा हूं, तो कल मुझे ये वाला हाथ हिलना शुरू हो जाएगा, ऐसे उमूमन नहीं होता है। सही। एक ही किस्म का, एक ही तरीके से झटके पड़ रहे होते हैं। अच्छा। झटके बहुत लंबे नहीं चलते हैं, हार्डली 1 मिनट तक का झटका होता है जो मिर्गी का जो झटका होता है, लेकिन उसके बाद फिर बेहोशी के बाद मुकम्मल वापस होश में आना, इसमें वक्त जरूर लग जाता है, आधा घंटा लग सकता है, पौना घंटा लग सकता है, लेकिन वही बात कि मिर्गी का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट करेगा। ये सब प्रोग्राम करने जो आप कर रहे हैं, मैं भी यही चाहता हूं, आप भी यही चाहते हैं कि इसके तवज्जुद से लोगों को ये चीज बुनियादी फर्क कम से कम पता चल जाए, ताकि अपने प्यारों का जब वो इलाज कराने के लिए जाएं तो उनको कोई परेशानी ना हो और उनको ये पता हो कि वो एक सही डॉक्टर के पास गए, और ये उनका बुनियादी हक है कि उनको पता होना चाहिए कि उनका किस चीज का इलाज हो रहा है। जी। आपके यहाँ तो सर्जरी नहीं है, नहीं, साइकेट्री मतलब मेडिसिन है जी। इसमें भी 2 शोबे हैं। हाँ जी। एक जो है वो आप जो माहिर तिब भी हैं और लेकिन वो माहिर नफ्सियात भी हैं, तो ये 2 मिलके तो साइकेट्री बन गई कि तिब की भी महारत है, आप मेडिसिन भी आप देते हैं, आपने मेडिसिन भी किया होता है मेडिकली, और दूसरे माहिर नफ्सियात जो ज़बानी रवैयों को के बारे में बताते हैं, उसकी गिराएं जहन की, कहीं उसके दुख हो और कोई बेतरतीबी जहन में आ गई हो, जिससे स्ट्रेस बढ़ रहा हो, डिप्रेशन बढ़ रहा हो, वो बातों से भी दूर हो सकता है। कैसे? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जैसे कोई भी बीमारी अगर उसका जल्द पता लगा लिया जाए और उसका जल्द कोई सद्देबाप कर लिया जाए तो वो बहुत बेहतर तौर पे हल भी किया जा सकता है उसको, और आगे बढ़ने से बचाया जा सकता है। यहाँ रुक जाइए, वो बीमारियां बताइए कि अगर जो पहले फौरी तौर पर आ जाएं और आपसे कांटेक्ट कर लें और आप ज़ेरे इलाज आ जाएं तो वो ठीक हो सकती हैं, और जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ में जो आ जाती है फिर उसके लिए मेडिसिन भी है, तवील अरसा भी इलाज कराना पड़ता है। ये इब्तदाई जो मरहले क्या हैं आपके? नफ्सियात की तकरीबन 50% बीमारियां ऐसी हैं जो, या उससे भी ज़्यादा, जिसको अगर आप टाइमली वक्त आप अगर उसका निशानदही हो जाए ना तो वो मुकम्मल ठीक हो सकती हैं और दवाइयां वगैरह सब बंद हो सकती हैं। अक्सर लोगों में आम कौन सी हैं? हाँ। जिनका जिक्र आप करें कि डिप्रेशन है, क्या है, जिनको लोग नोट करें कि ये ठीक हो सकती हैं, जल्दी पहुंचना चाहिए डॉक्टर के पास। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि दिमाग की बीमारियों में सबसे बड़ा, अगर 100% बीमारियां हैं ना दिमाग की, तो उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा 50, 60, 70% जो हिस्सा है वो ऐसा है कि जो उदासी मायूसी की बीमारियों में उसमें आती हैं, जिसको डिप्रेशन या उदासी मायूसी की बीमारियां बोलते हैं, और कुछ घबराहट, बेचैनी या एंजाइटी की बीमारियां होती हैं। मायूसी की बीमारियों को क्या कहते हैं आपकी टर्मिनोलॉजी में? डिप्रेशन या डिप्रेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर होता है, मायूसी होती है, लेकिन उसमें मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर
उदासी मायूसी अगर बहुत मामूली दर्जे की है अगर, अच्छा ठीक, तो उसको जो माहिर नफ्सियात जो होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हाँ, उनसे पहले आप डॉक्टर से रुजू करते हैं। हाँ। फिर डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये बीमारी अभी किस नौइयत की है, क्या ये मामूली दर्जे की है या ये दरमियाने की है या ये बड़ी तेज हो चुकी है। उसकी बुनियाद पे अगर वो डॉक्टर या माहिर अमराज नफ्सियात जो होते हैं, जो कि साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो आपको आगे बता देते हैं कि इसका इलाज सिर्फ बातचीत के जरिए से भी मुमकिन है। अच्छा, वो पर अगर वो बीमारी इस स्टेज पे आ चुकी है कि अब दवा का इस्तेमाल जरूरी बन जाता है, तो फिर दवा कुछ अरसे तक ली जाती है। बड़ी आम फहम आसान आप अल्फाज में गुफ्तगू कर रहे हैं जी। ये गुफ्तगू जारी रहेगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। डॉक्टर जावेद अकबर दस हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, JPM से आपका ताल्लुक है, हाईली सीनियर है, हमारे साथ रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। डॉक्टर जावेद अकबर दस हमारे साथ हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, JPMC से आपका ताल्लुक़ है। डॉक्टर साहब, एक वक्फे के बाद हम ये पूछना चाहेंगे, बड़ी तफसील से आपने ये बताया, बहुत ही क्लियर हुआ कि ये सर्जन का, न्यूरो सर्जन का क्या ताल्लुक़ है, फिजिशियन का क्या ताल्लुक़ है, साइकेट्रिस्ट क्या होते हैं और माहिर नफ्सियात के होते हैं, इनके डोमेन क्या है, ये बात तो हो गई। अब जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, बीमारियों का मतलब है मेडिसिन से भी उनका ताल्लुक़ है, जिससे रिलेटेड आप डायरेक्टली रिलेटेड है, आप ही का मौजू है। ये कौन सी बीमारियां हैं, उसकी क्या सिम्टम्स हैं, क्या अलामत है, क्या पहचान है, किस तरह एक आम आदमी पहचाने, उसके घर वाला पहचाने। अगर मरीज नहीं पहचान सकता तो कुछ लोग समझे उस घर में कि ये अलामतें होंगी तो ये इसकी बीमारी नफ्सियाती हो सकती है, वो साइकेट्रिस्ट से रुजू करे, हॉस्पिटल ले जाए और ज़ेरे इलाज रहे और इस मसले का हल निकाले। वो कौन सी बीमारियां हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखें, पहले तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नफ्सियात की जो भी बीमारियां हैं, उम्र का कोई भी हिस्सा आप ले लें, अच्छा, हर हिस्से में नफ्सियात की बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बचपन से शुरू होती हैं। अच्छा, जी हाँ, जैसे कि आपने अक्सर देखा होगा कि ज़हनी पसमानदगी की बीमारियां, जिसमें बच्चे जो होते हैं उनकी बिल्कुल वाज़ेह होती है कि वो डिसऑर्डर है, उनकी होशियारी, बात नहीं कर पा रहे हैं, डिसबैलेंस रहते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं किसी नुक्ते पे। ये तो बहुत ही आम सी बातें हैं। लेकिन वो बच्चे की जब अलामत जाहिर नहीं होती है तो एक डॉक्टर तो पहचान लेते हैं ना, वो कौन सा मरहला है? उसी पे आते हैं। जी। एक तो ये है कि पहचान तो हम लेते हैं, वालिदैन भी पहचान लेते हैं, लेकिन असल बात यह है कि क्या उसके लिए कोई कहीं रुजू करते हैं, हाँ, या सिर्फ हम इसी बात पे होते हैं कि कुछ नहीं है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अच्छा, तो जब हमारा रवैया ये होता है एज अ वालिदैन के तौर पे कि अभी रहने देते हैं, अभी नहीं बोला है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो बोल लेगा। अच्छा, तो ज़हनी नशो नुमा, अगर आप इसका मिसाल इस तरह से ले लें, कुरान शरीफ जब आप हिफ्ज कराने के लिए बिठाते हैं बच्चे को, जी, किस उम्र में बिठाते हैं? शुरू में हम छोटी उम्र में बिठाते हैं ना। ऐसा क्यों बिठाते हैं छोटी उम्र में? इसलिए कि उसकी याददाश्त फ्रेश होती है, उसमें तवानाई होती है, समझने, सीखने, याद रखने की सलाहियत ज्यादा होती है, खाली होता है दिमाग, उसमें जगह खाली होती है। आप उसको हम और बिल्कुल आपने सही फरमाया, इसको हम ऐसे कहें कि उस उम्र में इंसान का दिमाग सारी मालूमात लेने के लिए बड़ा तैयार होता है, बहुत फ्रेश होता है, ज्यादा से ज्यादा मालूमात ले सकता है, हर किस्म की मालूमात ले सकता है। तो वो उसकी जिंदगी का बड़ा अहम टाइम होता है। सही। उस टाइम में अगर बिल्कुल उस टाइम में अगर कोई बच्चा बोल नहीं रहा, उस टाइम में बच्चा अगर थोड़ा सा बिल्कुल लगता है कि हिसाब किताब में कमजोर है, अगर वो डल है तो हमने वो क्रूशियल टाइम, वो अहम टाइम अगर हम इस बात में मिस कर देते हैं कि थोड़ा बड़ा हो जाए फिर ठीक हो जाएगा, तो उसका अहम टाइम मिस हो रहा है, वक्त मिस हो रहा है। कुछ मुतारिक होते हैं, थोड़े जो सुस्त होते हैं, कुछ तो मिजाजिन भी तो होते हैं, इंटेलेक्चुअल जो बड़े होते हैं वो तो बिल्कुल अजीब और गरीब खामोशी इख्तियार किए हुए होते हैं,
जी। तो उनको आप कैसे देखें, जहां एक्सट्रीम पे जहां बात आती है ना, वो एक बिल्कुल अलग बात है। पहचान ले जिसको नजर आने लगे। आप बचपन के मामलात में ये देख लें कि बच्चे में ज्यादा बेचैन तो नहीं है, बच्चा एक जगह से एक जगह बैठ पा रहा है या नहीं बैठ पा रहा है, कभी इधर बैठो कभी उधर बैठो, हर चीज में हाथ डालो, बहुत ज्यादा तो नहीं है, किसी भी चीज में ध्यान दे पा रहा है या ध्यान नहीं दे पा रहा, आप कोई भी काम बोल रहे हैं तो वो काम पूरा कर पा रहा है या आधे में छोड़ के फिर भाग रहे हैं, ठीक है। और ये मामलात अगर मुस्तकिल रह रहे हैं, कभी कभार रह रहे हैं तो कोई बात नहीं है, मुस्तकिल रह रहे हैं तो ये एक ध्यान की बीमारी की कमी की निशानियां होती हैं। इसको क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि इंसान, बच्चे का दिमाग, वो ध्यान बैठ नहीं पाता, बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। कुछ बचपन में बीमारियां ये भी होती हैं कि जिसमें बच्चा आई कांटेक्ट नहीं बना पाता, आंख से आंखें मिला नहीं पाता है, सही, ठीक है। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे हमारी बात सुन ही नहीं रहा, किसी बातों का कोई भी बातचीत करने में उसको दुश्वारी हो रही होती है। एक सवाल है, एक हाइपर एक्टिव होते हैं, वो काम तो बड़े जीनियसली कर रहे होते हैं, लेकिन इतने तेज होते हैं कि वो सारा घर का कंट्रोल है वो घर वालों से, माँ बाप से निकल जाता है और परेशानी पैदा कर देता है वो बच्चा। क्या उसको आप नफ्सियात की बीमारी के में डाल सकते हैं? देखें, माँ बाप एक बहुत बड़े जज हैं, वो हर चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मैं सिर्फ उसके लिए आसान सा जवाब यही है कि क्या जब वो देखते हैं अपने इर्द गिर्द दूसरे बच्चों को और अपने इस बच्चे को, क्या उनको कोई फर्क लगता है? मेरा कहने का मकसद यह है कि कभी भी आपके अपने अजीजो अकारब में अगर आप ऐसे देखते हैं जो दूसरों से आपको कुछ मुख्तलिफ चीजें नजर आए, उसको नजरअंदाज ना करें। अच्छा, ठीक है। हमारी अक्सर ये आदत है, अक्सर हम सब लोगों की, कि हम चीजों को अंडर द कारपेट कर देते हैं, हम चीजों को बाद में बात करेंगे, हम नजरअंदाज इतना कर देते हैं कि हाँ खैर है। बहुत सी दफा ये है कि मेरा क्या मसला है, ये उन लोगों का मसला है, वो खुद ही वो देखें। तो इसी सोच के हवाले से तो माशरा जो है वो इस हाल पे आके पहुंच जाता है। ये सब हम सब इसी माशरे के हिस्से हैं, तो हमारी समाजी जिम्मेदारी। दूसरा, हमें ये डर होता है कि मैं उनके मामले में बोलूंगा बिला वजह नाराजगी हो जाएगी। भाई, जब आपको ये शुरू से कहा गया है कि आप हक बात करते रहें, मुश्किलात आती हैं तो वो चली जाएंगी, आप बोलने का हिम्मत तो रखें, कम से कम आप गलत तो नहीं कर रहे। आपकी नीयत पीछे ये तो नहीं है ना कि आप उन पे तंज कर रहे हैं। अगर आपकी नीयत ये नहीं है तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप उनकी निशानदही करें। वालिदैन के लिए यही है कि जरा अगर वो चीजों में फर्क महसूस करते हैं तो उसकी निशानदही करें। ये है बचपन की बीमारियां। आगे चलते हैं नौजवानी। जब बच्चों की बीमारी, जहनी बीमारियां, जो नफ्सियाती बीमारियां हैं, उसमें क्या फर्क है? और उसके जो स्पेशलिस्ट होते हैं, पीड्स स्पेशलिस्ट होते हैं बच्चों के लिए नफ्सियात के, उसमें क्या फर्क होता है? बच्चों की क्या उनको स्पेशलिटी होती है? देखें, बच्चों के नफ्सियात के जो डॉक्टर होते हैं उनको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। जी। ठीक है, हमारे पूरे मुल्क में चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट की बहुत सख्त कमी है। सही। और अगर देखा जाए तो आपको ये, मुझे पता है, आपको इल्म है कि हमारे मुल्क की तकरीबन आधी आबादी हमारे मुल्क की 20 साल से या 22 साल से कम उम्र के नौजवानों की और बच्चों की है, लेकिन उनकी बीमारियों के हवाले से अभी हमारे पास चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट उस हिसाब से नहीं है, बहुत कम है। तो अब उनको चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट कहा जाता है। पर बचपन में अगर कोई मामलात होते हैं तो बच्चों के डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन को दिखाया जाता है, वो वहां से निशानदही करके फिर आगे भेजते हैं अगर उनको जरूरत महसूस होती है। तो कहा जाता है कि कुदरत का इंतजाम ऐसा है कि बच्चों पे बहुत जल्दी रिकवरी होती है और बच्चों में बीमारियां भी कम होती हैं, नफ्सियात की भी, दिल की भी, दूसरे भी, ऑर्गन्स की भी। ये सच है और उसमें रिकवरी का रेशो ज्यादा होता है उसमें। बीमारी के ऊपर मुनहसर है। अच्छा। बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा, जैसे हमने शुरू में बात की ना कि बच्चे जो है बहुत जल्दी लर्न करते हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं। सही। तो जहां वो जो आप पढ़ाते हैं वो सीखते हैं, वहीं पढ़ाने से कहीं ज्यादा जो वो चीज देखते हैं वो सीखते हैं। सही। तो जो चीजें उनके इर्द गिर्द हो रही होती हैं उनके असरात वो बहुत ज्यादा लेते हैं। अगर घरेलू नाचाकी है किसी वजह से, नाचाकी का प्रेशर बहुत पड़ता है, घरेलू नाचाकी पूरी है, शख्सियत पर फर्क पड़ो, बिल्कुल फर्क आखिर तक जो है उसके असरात बचपन में जो होते हैं, झगड़े, ये वो तलकलामी, बिल्कुल, या जो बिहेवियरल डिसऑर्डर होता है जिस घर में, तो उसके बच्चे जो है वो असर लेते हैं, उसका नुकसान उठाते हैं। हम यहाँ पे जहांगीर साहब, मैं आपके इस इंटरव्यू के तवस्सुत से एक बात इस पर निशानदेही जरूर कर लूं
हम अक्सर ध्यान देते हैं कि बीमारी के ऊपर, ठीक है, या कोई बहुत बड़े घरेलू झगड़े हो रहे होते हैं उसके ऊपर। मैं कह रहा हूं जब बच्चा सीखता है तो वो बहुत सारी ऐसी चीजों से भी सीख रहा होता है कि माँ बाप का आपसी रवैया कैसा है, औरत मर्द के रिश्ते के तकाजे किस तरह के हैं, तो वो वही चीज, क्योंकि बच्चे के लिए तो रोल मॉडल वही है उसके माँ बाप, सही, तो वो वही रवैया वही सोच लेके बड़ा होता है। तो वो जब नौजवानी के टाइम पे होता है तो भी उसको लगता है कि यहाँ मेरे हुकूक ऐसे हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक बात मसला है ना जो उलझन है, ये सारी बातें तो पढ़े लिखे लोग समझ सकते हैं, बिहेवियरल साइंसेस क्या है, ये वो, जो बेचारे पढ़े ही नहीं, जिन्हें ये मालूम ही नहीं रवैया क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या आप बात करेंगे कि उन तक भी ये बात पहुंच सके कि उन्हें क्या करना चाहिए उनकी सतह पे, उनके मसाइल देख के। अक्सर ये सवाल आता है कि ये अक्सर हम देखते हैं अपने हॉस्पिटल में भी या वैसे भी, मैं अपने गाँव में जाता हूँ तो वहाँ पे भी कहते हैं गुर्बत बहुत बड़ा मसला है, उससे इनकार नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है, हाँ है, मानता हूं, उससे भी इनकार नहीं है। लेकिन क्या हम इस चीजों के पीछे छुप जाएं कि हाँ ये मसला है, अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है, क्या ऐसे रहें? एक हमारा तरीका अप्रोच तो ये है कि हम चुप कर जाएं कि मुझसे कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि हम उसके खिलाफ या उसके लिए कोई हिकमत अमली बनाएं, कुछ करें। सही। अगर मुझे मिसाल के तौर पे डॉक्टरी जो है वो मैं MBBS किया, उसके बाद आगे करना है कुछ या नहीं करना है, अगर मैं किसी गरीब घर में पैदा हुआ हूं, मुझे कुछ और मसाइल अपने हैं, लेकिन अब बच्चे तो हैं ना मेरे भी, मेरी उनकी तरफ क्या जिम्मेदारी बनती है, मैं क्या करूं? पैसों की शक्ल में तो मैं उनको कुछ सहूलियात दे सकता हूं या नहीं दे सकता हूं, लेकिन क्या मैं वक्त दे सकता हूं, बैठ सकता हूं थोड़ी देर, उनसे कुछ बात कर सकता हूं, या वो भी नहीं कर सकता? हाँ, ये बात बुनियादी चीजों पे आ जाएं। मैं उनसे ये नहीं कहूंगा कि आप उनको फला रेस्टोरेंट में खाना खिलाएं, आप ये करेंगे, बिल्कुल ही आर्टिफिशियल सी बातें हैं इस तरह की चीजें करना। लेकिन अच्छी बात, कुछ चीजें स्टेट की जिम्मेदारी भी है, जैसे बुनियादी तालीम उन बच्चे को देना, बुनियादी सेहत देना। ऐसा लगता है कि जानबूझ के जो है अनपढ़ रखा गया है। कुछ कह नहीं सकते बिल्कुल, लेकिन ये बुनियादी, ये WHO या की जो बुनियादी यही है ना कि हर इंसान को मुकम्मल, और ये भी नहीं कि मुकम्मल सेहत के मौके मिलने चाहिए, ये उसका बुनियादी हक है, और वो उसके दस्तरस में हो, ये उसका बुनियादी हक है। अब अगर कोई मुझे वो हक नहीं दे रहा तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं चुप करके बैठ रहा हूं या मैं कुछ बोल रहा हूं? भाई मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे समझ भी नहीं है समाज क्या है, सोसाइटी की जरूरियात क्या है, मुझे आप समझा दें कि मैं अपने बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं है, मैं तो उनका हाल एक ही है कि मारूं पीटूं, गालियां बकूं, समझे घर से निकाल दूं, हर वक्त जो है उनकी तज़हीक करूं। आप मुझे क्या कहेंगे? एक तो ये करना होगा कि मुझे अगर किसी बात पे गुस्सा है या मुझे किसी बात पे मैं नाराज हूं, आप अगर किसी बात पे नाराज हैं तो पहले तो आप अपने गुस्से को, इन सारी चीजों को पहले जमा करें, इसको इंतशार फैलाने में ना लगाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप कुछ सोचें, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप दूसरे करीबी किसी से बात करें, क्योंकि यही अगर इंतशार अपने अंदर जमा होता रहता है तो ये मजीद गुस्से का सबब बनता है। वो गुस्सा अगर हम किसी मस्बत जगह पे नहीं खर्च करते तो वो गुस्सा हम लड़ाई झगड़े में लगा देते हैं। सही। अगर हम उसी गुस्से को, उसी एनर्जी को, उसी ताकत को अगर हम अपने करीबी लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, कोई मस्बत सोच निकल आ सकती है, कोई दूसरा मुझे इसके बारे में मशवरा दे सकता है। हम जैसे बैठे हुए हैं, आपने मुझे कहा कि हम इसके बारे में आज नफ्सियात के बारे में बात करते हैं, मैं कहूं जहांगीर साहब टाइम नहीं है, भाई वक्त कभी भी नहीं आएगा, कभी मिलेगा ही नहीं कभी किसी को, लेकिन अगर आप एक सोच लेके आए हैं तो मुझे वो टाइम निकालना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए। कुछ माशरे की तरफ भी कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं, इसमें भी मैं ये ना देखूं कि मेरा गर्ज क्या है, मुझे मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उस बात से बालातर होकर कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तो जाके शायद कुछ चीजें बेहतर हो। आपने बिल्कुल आम आदमी की बात की है और समझ में भी आती है कि वो जो है अपने गुस्से पे काबू तो
सब करें, मज़हब और दीन यही सिखाता है, वहाँ से भी आपको मिलती है तालीमात, और ख़ानदान की भी कुछ होती है, समाज की भी कुछ ऐसी रिवायत होती हैं जिसको समझा जा सकता है। और पहले तो ये है कि वो उसके साथ रवैया अच्छा कर रखे, तीसरे ये है उससे बातचीत रखे और मुस्बत बातचीत रखे, और चौथी ये है कि अगर उसको कोई मसला होता है तो हत्तुल इम्कान जो भी उसकी दस्तरस में है उसको हल करने के लिए उसके साथ खड़ा रहे। जी, मुख्तसर तो यही हो गया। बिल्कुल। अब ये जो ऐसी बीमारियां भी हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जो इंसानी रवैये या बातचीत में नहीं आती, और उसका इलाज वहाँ नहीं होता, लेकिन आपके पास उसका इलाज होता है मेडिसिन के ज़रिए। उसका आप इलाज किस तरह करते हैं, ये आपसे मैं सवाल छोड़े जा रहा हूँ। ये एक छोटा सा नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और मौका ये है कि डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, डॉक्टर जावेद अकबर दर्स साहब असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, MBBS भी हैं, FCPS भी हैं साइकेट्री में, और JPMC से आपका ताल्लुक़ है। हमने एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम दोबारा रुजू करेंगे, हमने सवाल रखा है उसका जवाब हासिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में दोबारा हम आपका खैर मकदम करते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जावेद अकबर दर्स मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री JPMC। एक सवाल डॉक्टर साहब हम आपके पास छोड़े गए थे कि रवैये की बात तो बता दी, बातचीत से जो मसले हल हो सकते थे, इब्तदाई जो उलझनें होती हैं वो हल की जा सकती थी, लेकिन फिर आप मेडिसिन पे आ गए जिसको आप साइकोसिस कहते हैं। उसके अंदर जो शदीद किस्म के मसाइल हैं उसमें शिज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, और दूसरे बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे कहते हैं, उसकी बीमारी बाइपोलर की, दो मुख्तलिफ किस्म के मूड जो है इंसान में आते हैं, और वो कहीं खड़ा नहीं रहता, वो एक्टिव नहीं रहता, समाज के लिए काबिल कबूल नहीं होता, बल्कि अब समाज के लिए मसाइल पैदा करता है। इन पे मैं चाहूँगा कि आप कुछ, आपका शोबा भी है। जी, बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। इसमें ये आपने बड़ा अच्छी निशानदेही की। ये दो बीमारियां ऐसी हैं जो कि आम तौर पे वजह बनती हैं हमारे पास मरीज जिसके लिए लेके आते हैं अक्सर। हालांकि इसका तनासुब बहुत कम। आप बाइपोलर और दोनों, बाइपोलर और शिज़ोफ्रेनिया अलग अलग बीमारियां हैं। जी ठीक। बाइपोलर की जो बीमारी है उसमें दो तरह के रुख होते हैं। एक रुख उसमें तो वही है जो हमने पहले बात की, डिप्रेशन का, जिसमें उदासी, मायूसी, किसी चीज में दिल नहीं लगना, बेजारी होना, उकताहट होना, नींद की खराबी, भूख की खराबी, ऐसा होता है। लेकिन इसका जो दूसरा रुख है ना इस बीमारी का, वो ऐसा है कि जिसमें इंसान अपने आप को बहुत बड़ी चीज तस्वुर करता है। सही। उसको लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी पहुंची हुई शख्सियत हूं, और मैं आप ये बाइपोलर की बात कर रहे हैं? बाइपोलर की। अच्छा ठीक, बाइपोलर की, ठीक है। जिसमें इंसान को लगता है कि मैं बहुत बड़ी कोई शख्सियत हूं, या उसको ये लगता है कि मेरे इख्तियारात में बहुत सारी चीजें हैं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। बातें उसमें वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी करना शुरू कर देता है। एक छोटा सा सवाल कर लूं मैं जी, कि ये ऐसा क्यों होता है? कोई रतूबत बनती है जहन में, क्या डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से ये तब्दीली आती है? लोग ये समझते हैं कि या तो ये पागल है, या वाकई जो है आसमानी क़ुव्वत उसको हासिल हो गई है, और इसको कोई मर्तबा मिल गया है। तो आपकी मेडिकली जो है आप उसको किस तरह डायग्नोज करते हैं कि क्या मसला हुआ है, तो ऐसा हुआ है? अब इसमें आपके सवाल में दो सवाल हैं। एक तो आपने ये पूछा कि इसकी वजह क्या है, तो वजह में यही होती है कि कुछ चीजें मौरूसियत होती हैं, खानदान में किसी और को है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बच्चों को हो, और दूसरा इंसान के अंदर जो है ये कीमियाई तब्दीलियां होते हैं, जिसमें सेरोटोनिन एक केमिकल होता है जो बढ़ जाता है, उसकी वजह से उससे क्या होता है? वो सेरोटोनिन के बारे में, उसके बढ़ने से फिर ये होता है कि जो रतूबत होती है, हाँ जी, वो केमिकल होता है, उस केमिकल के बढ़ने की वजह से ये सारी अलामतें पैदा होती हैं। लेकिन उसके साथ बढ़ता है वो लोग, उसका वजह नहीं पता चल सकी कि क्यों, अननोन रीजन है, उसका अननोन रीजन है। और अब इस सारी चीज के बाद जो है वो दूसरा आपका सवाल था कि इसमें लगता है कि कोई आसेब का कोई मामला तो नहीं है, इसके ऊपरी कोई असरात तो नहीं है। देखिए, हर इंसान का जहन जो है ना, वो पहले ये देखता है कि ये जो तकलीफ हुई है उसकी वजह क्या है। वजह जब तक पता नहीं चलती है ना, तब तक इंसानी जहन यकीन नहीं करता है। तो वजह हमेशा हमें जो माशरे में राइज वजह होती है ना, वही हमें सही समझ में आती है।
جو متس بنے ہوئے ہوتے جو بھی معاشرے میں رائج بنے چیز ہوئے وہ کوئی آپ پہ وہ سمبولک ہو گئی یہ چیزیں کہ بھائی یہ تو جادو ٹونا کسی نے کرا دیا ہے تو وہ اس سے ریلیٹڈ ہو گیا، اسی پس منظر میں دیکھ رہا ہے. کوئی سمجھدار ہوگا تو وہ ڈاکٹر کے پاس بھی رجوع کرے گا، اور بھی بہت ساری. کچھ روحانی ماحول میں رہتا ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ بابا جی نے ہمارے عطا کر دیا ہے تو جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے، ہمارا بچہ تو بہت بڑا بزرگ ہے. اب اس کے ساتھ جو دوسری والی بیماری ہے شیزوفرینیا جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، وہ بیماری میں بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے بالکل اپنے آپ بیٹھے بیٹھے باتیں کرتا رہتا ہے، اشارے بھی کر سکتا ہے. اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ بات کر رہے ہیں تو میرے خلاف بات کر رہے ہیں، میرے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے. اس میں جو ہے وہ انسان عام طور پہ اپنا خیال، کچھ لوگ اپنا خیال کرنا بھی چھوڑ دیتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ساری چیزیں میرے خلاف ہو رہی ہیں، ارد گرد کے معاملات کنٹینیوس یہ حالت ہوتی ہے. اور یہ اس بات پہ ہم اور آپ پہ بھی تو کبھی کبھی ہوتا ہے یار یہ میرے بارے میں تو نہیں بات کر رہا. ایک ہوتا ہے وہم، ایک ہوتا ہے یقین. اگر اس کو یقین ہوتا ہے مکمل طور پہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو یقین دلائیں گے کہ آپ نے کہیں گے کہ بیٹا اس طرح سے نہیں ہے، تو وہ کہیں گے جہانگیر صاحب ایسا آپ کو نہیں پتا، چیزیں ہو رہی ہیں. اور اس کے نتیجے میں اس کی زندگی کے باقی معاملات بھی متاثر ہونے لگ جائیں گے. کام ہے تو کام کی جگہ پہ مسائل شروع ہو جائیں گے، گھریلو معاملات میں مسائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ آپ نے اس طرح سے یہ بھی دیکھے ہوں گے کہ جو اپنے چاہے گھریلو سوسائڈل بھی ہو جاتے ہیں، سوسائڈل بھی کر لیتے ہیں، خودکشی بھی کر لیتے ہیں، مار لیتے ہیں، خودکشی اور لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں کہ ان کی جو ہے ہم نے بخشش کروا دی. اگر مجھے ایک خوف کی تکلیف، میں اس خوف میں مبتلا ہوں کہ جہانگیر صاحب مجھے مار دیں گے، میں اگر اس خوف میں ہوں تو اور میں پوری کوشش کروں گا کہ جہانگیر صاحب بجائے کہ میری طرف بڑھیں، میں ہی پہلے ان کو ختم کر دیتا ہوں. بہت خطرناک صورتحال ہے. بالکل ہے. اس کے لیے ایڈمٹ ہونا ضروری ہے. اس کے لیے داخلے کے ذریعے جب یہاں تک معاملات ہوتے ہیں تو پھر داخل کیا جاتا ہے ہمارے ہاسپٹل میں. جن ہاسپٹل میں سارا علاج فری ہے، نفسیات کے شعبے میں علاج بالکل فری ہے. اٹینڈنٹ رہنا پڑتا ہے لیکن علاج مکمل طور پہ فری ہے. ادویات بھی جو بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں وہ بھی فری ہیں. تو یہ مفت علاج موجود ہے. لیکن آپ آئیے، علاج کے لیے آئیں. اس بیماریوں کو یہ مت سمجھیں کہ یہ بیماریاں ہمارے خاندان کے لیے ایک دھبا ہے. ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ اس بات کو چھپاتے ہیں کیونکہ معاشرہ بیٹھنے نہیں دیتا. معاشرہ تو پاگل ہیں اور یہ تو خاندانی پاگل ہے، اور کوئی ٹیگ کر دیتے ہیں، کوئی نہ کوئی بات اس سے منسوب کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ جس طرح کی دوسری بیماریوں میں آدمی مبتلا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہاں پہ ذمہ داری بنتی ہے نا جن کے گھر میں نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ، تو وہ شکر تو بھلے اللہ کا ادا کریں، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی دوسرا جو اس تکلیف میں ہے اس کو مزید پریشان تو نہ کریں. اس کو اس اسٹیج پہ تو نہ لے کے آ جائیں کہ وہ علاج حاصل کرنے کے لیے بھی اس کو جو ہے نا 100 دفعہ سوچنا پڑ جائے کہ یہ محلے والے مجھے بیٹھنے دیں گے، کل کو یہ محلے والے میری بیٹی کا رشتہ لیں گے یا نہیں لیں گے، صحیح، یا میرے بچے کو نوکری کہیں مل پائے گی یا نہیں مل پائے گی، کہ بولیں گے کہ یہ تو نفسیاتی ہے. تو لوگ خود اس خوف کی وجہ سے، اس دھبے کی وجہ سے، اس چیز کی وجہ سے علاج کے لیے بھی بہت دور بھاگتے ہیں. ایک سوال ہے جو بڑا تنگ کر رہا ہے مجھے. دیکھیں سوسائٹی بھی تو ہے نا، اس کا بھی رول بھی تو ہے. جو پریچرز ہوتے ہیں، جو مبلغین ہوتے ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہوتے ہیں، مساجد میں جاؤ تو وہاں سے اور مزید خوف لے کے آ جاتے ہیں. کیا احساس، کہیں بھی اسکولز میں جائیں، آپ مساجد کی نہیں بات کر رہے ہیں، کوئی بھی درسگاہ ہو، کچھ ہو، تو وہاں جو ہے خوف جنریٹنگ مشینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں انسانوں کی شکل میں، اور وہ کچھ اور ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ تجھ سے خدا ناراض ہو گیا. تو یہ تو ختم کرنا چاہیے نا سب کو. تو سماجی اعتبار سے آپ بتائیں کہ ہماری کیا کیا ذمہ داری ہیں. ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے، لیکن بہت اہم بات یہ کہ نہ ہمارے مدارس ہو، نہ ہماری مذہبی دستگاہیں کوئی کردار ادا نہیں کر پا رہی ہیں، بلکہ اور پروڈیوس کر رہی ہیں. ہم سب لوگ اپنے ایک خول میں، چھوٹے خول میں، اپنے کمرے میں بیٹھ کے شور کر رہے ہیں. صحیح. ہم یہ نہیں، ہمارا یہ اس طرح سے ہم کبھی بھی کچھ چیز حاصل نہیں کر سکیں گے. ہم اپنی چیز میں تو بہت بڑے ماہر بن جائیں گے، لیکن ہم کسی کے لیے فائدے مند نہیں ہو پائیں گے. صحیح بات. ہمیں وہ جو معلومات ہے اس معلومات کو نیچے تک لانا پڑے گا تاکہ ہر انسان اس سے مستفید ہو سکے اور اس کے بارے میں اپنی زندگی کے معاملات کو درست کر سکے. ڈاکٹر صاحب
کافی بہت ہی کلیئر، بہت ہی جو ہے آپ نے انسانوں کے مفاد میں بات کی، اور جو آپ نے یہ آخری بات کی کہ اپنے خول میں بند نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو کچھ معلوم ہے، کچھ آسانیاں آپ دے سکتے ہیں، انسانوں پہ آسانی پیدا کر سکتے ہیں، تو ضرور اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس کے لیے کسی ڈاکٹر ہی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ڈاکٹر ہی ہوگا تو تبھی ہے. اگر وہ اسکول کا ٹیچر ہے یا مولوی صاحب ہیں، اور ہر ایک کی ذمہ داری ہے. مولوی صاحب کی زیادہ ذمہ داری ہے کہ ان پہ لوگ بلیو بھی کرتے ہیں، سننا بھی چاہتے ہیں. اور ہمارے رویے جو ہیں، لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈس آرڈر ہے، مینٹلی پاگل ہے، پاگل ہے، پاگل ہے. یہ بھی ٹیگ نہیں لگانا چاہیے. انسان کو ذہنی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے، جس تک کہ جسمانی طور پر بیمار ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر جاوید اکبر درس صاحب رہے ہیں تفصیل کے ساتھ. اب ان کی باتیں اتنی دلچسپ ہیں کہ وہ ادھر ادھر ان کا نام ہوا. میں دوبارہ احتیاطاً کہتا ہوں، ڈاکٹر جاوید اکبر درد صاحب، اسسٹنٹ پروفیسر فار سائیکٹری JPMC نے نیورو سرجن کے بارے میں بتایا، اس کے فزیشین کے بارے میں بتایا گیا، سائیکٹری کے بارے میں بتایا. آپ نے ماہر نفسیات جو ہے سائیکولوجسٹ کے بارے میں بتایا، بیماریوں کے بارے میں بتایا کہ نفسیاتی بیماری کون سی ہے، جو شکوک و شبہات کی بیماریاں ہیں. بہت سی 50% سے زیادہ ایسی بیماری ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کا آٹومیٹکلی علاج ہو جاتا ہے. اور کچھ ایسی بیماریاں ہیں جس کا علاج کرانا پڑتا ہے. کچھ ایسی بیماریاں بھی ہیں جس کے لیے ایڈمٹ بھی ہونا پڑتا ہے، اسپتال میں رہنا پڑتا ہے. وہ خطرناک بھی ہو سکتی ہیں، وہ خودکشی بھی کر سکتی ہے، کسی پہ قاتلانہ حملہ جارحیت بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی ہماری ہے. لیکن جو آپ کا لب و لباب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سماج کو، اس کے مختلف شعبوں میں کے لوگوں کو یہ آپ نے ضرور احساس دلایا ہے کہ ہم جہاں بھی ہوں انسان پہ آسان ہو اور اس کی خیر خواہی چاہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک جملے میں آپ کوئی میسیج دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں سے اجازت چاہیں، اور یہ وعدہ بھی آپ سے لیں اور ان سے بھی وعدہ کریں کہ دوبارہ آپ سے پروگرام کم کریں. بہت بہت شکریہ جہانگیر صاحب. بس میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمیں اس نفسیات کی بیماریوں کو بھی بیماری ہی تصور کرنا چاہیے. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی آپ رہنمائی کریں. اگر آپ کا قریبی کوئی تکلیف میں ہے تو اس کو بھی آپ اس کے لیے جو ڈاکٹر ہیں، سائیکیٹرسٹ ہیں، وہاں پہ رجوع کریں، وقت پہ اس کو رجوع کریں اس کو جو ہے، تاکہ اس کے لیے بہتر کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ ڈاکٹر یا باقی سب معاملہ وہ طے کر سکیں. تو اس کو بیماریاں ہی سمجھیں، اس کو کچھ اور چیز مت سمجھیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت بھی نکالا اور اس کا بہترین استعمال کیا آپ نے اس وقت کا. خیر خواہی میں آپ نے یہ سب کچھ کیا ہے انسان کی. ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چلا. اپنے میزبان جہانگیر سید کے ساتھ اپنے مہمان ڈاکٹر جاوید اکبر درس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، ڈاکٹر صاحب سے پھر بات ہوگی. اتنی آسان بات بہت کم حصے میں آتی ہے کہ لوگ اس طرح بہت ہی آسان زبان میں بات کریں، مختصر، جامع، مکمل، اور ایسا کہ عام آدمی کے سمجھ میں آ جائے. اس میں ہم کامیاب ہوئے. ہمارے ساتھ رہیے گا. آئندہ پروگرام میں ہم پھر حاضر ہوں گے. تب تک کی اجازت. اللہ حافظ.